एपिसोड 4 सोशल स्टेटस। पहाड़ का ये इलाका रिहायशी था और यहां बहुत हरियाली थी। अगर कोई लोहे की इस फेंस वाली सड़क पर सीधा सीधा चलता तो इसी रोड के अंत में उसको आदर्श का घर मिल जाता। आदर्श का घर 1.5 मंजिला तो था, लेकिन छोटा था। बाहरी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं और उनका रंग उखड़ गया था। दीवारों के नीचे ईंटों का लाल रंग नजर आने लगा था। ऐसा लगता था मानो कुछ ही दिन में यह घर ढह जाएगा। घर के चारों तरफ कबाड़ पड़ा हुआ था। आस पड़ोस के बाकी घर 3 मंजिला थे। रेनोवेशन और सजावट के बाद वो एकदम नए से लगने लगे थे, जबकि आदर्श का घर, जो कि रोड के आखिरी छोर पर था, बाबा आदम के जमाने का लगता था। कई सालों से उसके घर की मरम्मत का काम भी नहीं हुआ था, इसलिए इसका ज्यादा समय टिक पाना मुश्किल था। भाई आदर्श, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। जैसे ही आदर्श अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, एक लड़का बंदर की तरह उछलकर सामने आया और बड़े खुशी से बोला। इस लड़के का नाम कार्तिक था और इसका परिवार पास ही के एक मोहल्ले में रहता था। ऐसा कहा जा सकता है कि कार्तिक और आदर्श साथ ही बड़े हुए थे और यही कारण भी था कि ये एक दूसरे के पक्के दोस्त भी थे। ये पूरे समय एक साथ ही रहते थे, इसलिए कुछ लोग तो इन्हें भाई भी समझ लेते थे। क्या अच्छी खबर है? आदर्श ने पूछा। प्रिंसेस नंदिनी वापस आ गई है। मैंने उसे हवेली के दरवाजे से देखा था। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो अब कितनी खूबसूरत हो गई है। वो एकदम परी जैसे लगने लगी है। तुम्हें भी उसे जल्दी देखना चाहिए। अगर पहली नजर में प्यार न हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आदर्श ने सड़क के उस पार हवेली पर नजर डाली। हवेली इतनी आलीशान थी कि इसे देखकर सबको जलन होती थी। फूलों, पौधों और पेड़ों का ख्याल कुछ इस तरह रखा गया था कि मानो एक रियल गार्डन पार्क हो। बहरहाल हवेली का गार्डन अब लोहे की ऊंची ऊंची फेंस से घिरा हुआ था। आदर्श को उसके बचपन के दिन याद आ गए, जब यहां कोई फेंस नहीं थी और वो रोजाना आस पड़ोस के बच्चों के साथ हवेली के गार्डन में खेलने आ जाया करता था। वो भी क्या दिन थे। इस रिहायशी इलाके के एक तरफ कई आलीशान हवेलियां थीं, जो इन बच्चों को फेरी टेल के महल जैसी लगती थीं, और इस महल में एक असली प्रिंसेस रहती थी, जो इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे बस देखता ही रह जाता था। उसकी उम्र लगभग इन बच्चों के बराबर ही थी। आदर्श रोजाना उसे छुप छुप के सबके साथ खेलने के लिए ले आता था। वो लोग एक साथ मिलकर कितनी मस्ती किया करते थे। आदर्श को याद नहीं आ रहा था कि हवेली के चारों तरफ लोहे की फेंस कब लगी, और सभी लोगों ने बच्चों का हवेली में जाना बंद करवा दिया। वो प्रिंसेस भी अब बड़ी हो गई थी और उससे मिलना भी अब मुश्किल हो गया था। बड़े होने के साथ ही वो एक दूसरे से दूर हो गए और अब उनका मिलना भी बंद हो गया था। दोस्ती होना तो दूर की बात है। आदर्श के लिए अब प्रिंसेस नंदिनी को देखना भी नामुमकिन था। क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसेस स्कूल ऑफ मैजिक में सबसे अव्वल आई है? उसके आइस एलिमेंट मैजिक का कोई टक्कर ही नहीं है। वो इतनी कम उम्र में ही ये जादू करने लगी है, कार्तिक ने मिस्टीरियस आवाज में कहा। यह सब सुनकर आदर्श हैरान हो गया। अगर कार्तिक बोलता कि राजकुमारी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है तो आदर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यहां आइस एलिमेंट मैजिक की थी। सब कुछ नया होने के कारण आदर्श को इन बातों पर भरोसा करने में समय लग रहा था।
ज्यादातर लोगों को 16 साल की उम्र तक रुकना पड़ता है अपने हाई स्कूल में जादुई शक्तियां पाने के लिए। उसके बाद भी एक असली जादूगर बनने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। ट्रेनिंग, फिर मैजिक बुक्स और मैजिक टूल्स मिलना, और फिर खूब मन लगाकर प्रैक्टिस करना। प्रिंसेस नंदिनी बहुत स्मार्ट है। वो तो 15 साल की उम्र में ही असली जादूगर बन गई। क्या उन्हें हम जादुई दुनिया का करिश्मा बुला सकते हैं? आदर्श ने कहा। भाई आदर्श, काश तुमने बचपन में थोड़ी और कोशिश की होती प्रिंसेस से बातचीत करने की। देखो तो आज वो कितनी खूबसूरत और टैलेंटेड हो गई है। शी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स। कार्तिक ने आदर्श की टांग खींचते हुए कहा। वो सब बचपन की बातें हैं, बकवास करना बंद भी करो, आदर्श ने चिढ़कर कहा। जैसे ही आदर्श के पापा विक्रम ने उन दोनों को ये बातें करते सुना, वो आदर्श को वहां से खींचकर अपने साथ घर ले आए। राधा तुम्हारी बुआ के यहां गई है, शायद आज घर नहीं लौटेगी, विक्रम ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, आदर्श ने जवाब दिया। विक्रम कुछ देर बाद ही अपने काम पर निकल गया। इधर आदर्श अपने घर के चारों तरफ घूमते हुए सोचने लगा कि उसका घर अभी भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले था। दुनिया तो बदल गई है, लेकिन गरीब होने की कड़वाहट अब भी वैसी की वैसी ही है। मैं और मेरा परिवार उस हवेली के परिवार में क्यों नहीं बदल सकता? ऐसा क्यों भगवान? आपने इतनी मेहनत की विज्ञान को जादू बनाने में, लेकिन आप हमारी गरीबी दूर नहीं कर सके? अगर आदर्श को किसी चीज की खुशी थी तो वो बस इतना कि उसका रूप रंग नहीं बदला था। वो अब भी बेहद हैंडसम था। घर पर बैठे बैठे वो बोर हो रहा था और घर पर कुछ करने को भी नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना बाहर ही घूम लिया जाए, देख भी लेंगे कि क्या बदला है और क्या नहीं। उसने घर के सामने वाले कच्चे रास्ते पर चलना शुरू किया। चलते चलते उसने देखा कि मेन रोड के कुछ पहले उसके पापा का पुराना ट्रक खड़ा है। इस बार वो वाकई पढ़ना चाहता है रजावत जी। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। इससे बड़े साहब को भी शांति मिलेगी और मेरा बेटा राजकुमारी नंदिनी से मीलों दूर रहेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ करता हूं, रजावत ने कहा। जैसे ही रजावत को यह पता चला कि ये लोग यहां से कहीं दूर जाने के लिए राजी हो गए हैं, उसने विक्रम की मदद करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। आदर्श दीवार से सटकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। उसने सोचा था कि जैसे दुनिया बदल गई है वैसे ही खराब रिश्ते भी बदल गए होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। आदर्श को सब कुछ पुराना ही नजर आ रहा था। एक शासक की तरह रजावत हवेली के लोग आज भी सबके ऊपर हैं, और जो सबसे नीचे हैं वो हैं आदर्श और उसके पापा, जिन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पर फिर भी दूसरों से सहायता लिए बगैर उनका काम नहीं चलता। रजावत स्कूल ऑफ मैजिक का ट्रस्टी है और ये चाहे तो एक इशारे पर किसी को भी इसमें दाखला दिलवा सकता है। विक्रम बार बार रजावत का शुक्रिया कर रहा था और रजावत अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाता हुआ वहां से चला गया। क्या ये कोई सपना है? सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही है। आदर्श दीवार से टिककर सोचता रहा। उसको ये बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि उसके इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल नहीं बदले हैं। वो अब भी सबसे लोअर स्टैंडर्ड वाले लोगों में से आता है। पुराने जमाने में केवल कुछ परिवारों के पास ही पावर और स्टेटस दोनों होता था, और आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब भी कुछ परिवारों का इतिहास ज्यादा पुराना है।
और उनके पास ज्यादा पैसे हैं तो उन्हें सोसाइटी में हायर पोजीशन मिला हुआ है। भले ही नीचे के लोगों को उनका नौकर नहीं कहा जाता, लेकिन वो अब भी काम तो उन्हीं के लिए करते हैं। भले ही उनको ऐसे लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते, लेकिन उनकी किस्मत तो हमेशा ऐसे लोगों के नीचे ही होती है। और ये बड़े लोग आसानी से इन निचले लोगों की किस्मत के साथ कभी भी खिलवाड़ कर सकते हैं। घर आने के बाद आदर्श के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। रजावत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दिखावे के लिए तो रजावत ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे आदर्श की बहुत चिंता हो, लेकिन असलियत तो यह थी कि वो आदर्श और उसके परिवार से नफरत करता था। वो अब भी उन्हें अपने नौकरों की तरह ट्रीट करता था, जैसे वो उनके पैरों की धूल हों।